है? तू भी जानता है बात को, फेसबुक ज्यादा दिन का नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो बच्चा, अपन ने कल पढ़ा था अपन ने एयर पोल्यूशन अपन ने पढ़ लिया था कि एयर पोल्यूशन का रीजन क्या क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन किस किस की वजह से होता है, और जो अलग अलग तरह की गैस होती है उनका प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी ह्यूमन्स बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ये हमने पढ़ लिया था। कि जैसे ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन का इम्पैक्ट क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ द कार्बन का इम्पैक्ट क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ द सल्फर का इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था। उनमें कोई वो डाउट हो तो बताइए। कल जो हमने पढ़ा उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो, यदि आप घर जाके आपने पढ़ाई की हो तो, आपने यदि घर पे जाके पढ़ाई की हो और कोई डाउट आया हो तो बताइए। नहीं आया? चलो, तो अब लिखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 लिखिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। देखो बेटा, जो क्लाइमेट चेंज है ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब, अपन याद करो मैंने आपको समझाया था वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, बताओ। वेदर मैंने क्या बताया था, कोई भी जगह का जो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो अपन क्या बात करते हैं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह की बात करते थे, तो उसको अपन ने क्या बोला था वहां पर, वेदर। और यदि अपन यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर देते हैं तो उसको अपन ने क्या बोला था, उसको क्लाइमेट। जैसे यदि मैं वेदर को इंटीग्रेट कर देता हूं, मैथमेटिकली डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, यदि मैं वेदर को इंटीग्रेट कर देता हूं, यदि मैं क्या कर देता हूं वहां पर, वेदर को इंटीग्रेट कर देता हूं, तो वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर क्लाइमेट बन जाता है। यदि मैं वेदर को क्या कर दूं, वहां पर इंटीग्रेट कर दूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म। तो क्लाइमेट चेंज भी एक ये नहीं है कि वहां पर एक दिन में क्लाइमेट चेंज हो गया, एक दिन में क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पैसा पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। क्लाइमेट जो चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या है, वहां पर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये जो होगा वो क्या होगा, वहां पर बहुत लंबे टाइम में क्या होगा, चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्या होगा, एक दिन में नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज क्या होगा, वहां पर बहुत लंबे टाइम में जाके चेंज होगा। ठीक है, अब आता है कि सर क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज जो होने का रीजन है वो एक नेचुरल फिनोमिना भी हो सकता है और एक ह्यूमन फिनोमिना भी हो सकता है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकता है, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज भी हो सकता है, ड्यू टू द नेचुरल भी हो सकता है। जैसे जो कुछ क्या बोल सकते हैं अपन कि एनवायरमेंट में जो गैसेस है, जैसे CO2 गैस हो जाए, जैसे कि NO2 गैस हो जाए, जैसे CH4 हो जाए, जैसे कि एनवायरमेंट में CO2 गैस, CH4 गैस, NO2 गैस यदि बढ़ जाती है तो उसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो आपका क्लाइमेट है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। आपका एवरेज टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपके जो स्नो है वो क्या होती जा रही है, पिघलती जा रही है। आपके समुद्र का जो वाटर लेवल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डेट इज द, क्या बोल सकते हैं अपन, डेट इज द सिंबल साइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यदि मैं और क्लाइमेट चेंज के सिंबल्स बताओ कि और यदि क्लाइमेट चेंज का सिंबल है तो वो क्या है, जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना। क्लाइमेट चेंज का यदि मैं और सिंबल बताओ, साइन बताओ, तो क्या हो जाएगा, पहला यहां पर टेम्परेचर का बढ़ना, दूसरा क्या हो जाएगा वहां पर, मोर सूखापन होना,
कि सूखापन मतलब बरसात का क्या हो जाएगा, सूखापन कब होता है बेटा आप बताइए, जब बरसात कम होती है तब वहां पर क्या हो जाता है, सूखापन हो जाता है। ठीक है, वहां पर अगला क्या हो जाएगा, वहां पर मेल्टिंग द ग्लेशियर। अब आपने सुना होगा, आप अखबार यदि पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर यदि पढ़ते होंगे, तो आपने सुना होगा कि ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। सुना है क्या आपने, बताइए मेरे को, आपने सुना है क्या ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं? और ग्लेशियर यदि पिघलते जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर ये ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहां पर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पर ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर यदि पिघल रहे हैं, ग्लेशियर यदि मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से समुद्रों का वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, वहां पर बढ़ता जा रहा है। अगला क्लाइमेट चेंज का दूसरा अगला जो सिंबल है वो क्या है, वहां पर चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न। आपने देखा होगा बरसात का जो पैटर्न है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, कि कुछ जगह पर तो बरसात बहुत ज्यादा हो रही है और कुछ जगह पर हो रहा है कि बरसात वहां पर बहुत कम हो रही है। तो स्नो है और रेन है, उसका पैटर्न भी क्या होता जा रहा है, वहां पर चेंज होता जा रहा है। तो इस तरह बहुत सारे सिंबल्स है वो आपको बताते हैं कि वहां पर जो क्लाइमेट है वो क्या होता जा रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है या नहीं है, बोलो बोलो, क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है क्या? अब अपन बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में ही, अब अपन बात करते हैं वहां पर ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सबने 3 इडियट मूवी देखी है क्या, आप सबने 3 इडियट मूवी देखी है क्या, आमिर खान की? अरे आप सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना आमिर खान की, बताओ कौन पे बेस्ड थी? आमिर खान की जो 3 इडियट मूवी थी, आपने सुना होगा, देखा होगा, यहाँ पर एक लेह लद्दाख में एक साइंटिस्ट है फुनसुक, उस पे बेस है। और आपने सुना होगा कि उस बंदा वो वहां पर जो लेह लद्दाख है वहां पर इस तरह के घर बनाता है कि वहां पर सर्दियों के दिनों में वह घर क्या रहता है, गर्म रहते हैं। सुना है आपने ऐसा, बोलो, नहीं तो आप देखना, आज जाके स्टोरी देखना उसकी। तो ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूं। तो यहां पर भी जो जहां पर ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि अंटार्कटिका, जैसे कि लेह लद्दाख, तो वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो इस तरह के घर बनाए जाते हैं कि वहां पर यदि एक बार अंदर हीट इमिट हो जाती है, अंदर हीट एंटर कर जाती है, तो वह हीट बाहर नहीं निकलती है और वह जो घर है वो हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। वहां पर ठंडी जगह पर एक ऐसा घर बनाया जाता है, वहां पर क्या होता है, यदि वहां पर एक बार हीट एंटर कर गई तो वहां पर क्या होगा, वह हीट बाहर नहीं निकलेगी। बाहर चाहे कितना ही ठंडा टेम्परेचर हो, अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो उस तरह के जो हाउस होते हैं उनको बोला जाता है ग्रीन हाउस। उनको क्या बोला जाता है वहां पर, उनको बोला जाता है वहां पर ग्रीन हाउस। क्लियर है, बोलो, उनको क्या बोला जाता है वहां पर, ग्रीन हाउस बोला जाता है। क्लियर बात है यहां तक? अरे बोलो, क्लियर बात है या नहीं है? क्लियर? चल, अब क्या होता है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में भी यही होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो सन से, सूर्य से जो किरणें आती है उनमें से मैक्सिमम जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन वन टाइम रिपीट, देखो मैं रिपीट कर देता हूं। जो ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेश में क्या होता है, ऐसे घर बनाए जाते हैं जहां पर एक बार हीट अंदर एंटर हो जाए तो वह हीट क्या नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती है। वह हीट क्या होती है, बाहर नहीं निकलती है और वह घर हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। वह घर हमेशा क्या रहता है, वहां पर गर्म रहता है। ग्रीन हाउस वे घर होते हैं जहां पर क्या होता है, जैसे यदि गर्म वहां पर हीट अंदर एंटर कर गई तो वहां पर हीट बाहर नहीं निकलती है, वह घर हमेशा गर्म रहता है। चाहे बाहर चाहे -50 डिग्री टेम्परेचर ही हो, अंदर का टेम्परेचर आपने जितना मेंटेन करा था वह उतना ही मेंटेन रहेगा।
यदि आपने अंदर का टेम्परेचर एक बार 17 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन कर दिया तो बाहर का टेम्परेचर कितना ही हो, अंदर का टेम्परेचर 17 डिग्री रहेगा। अंदर की हीट बाहर नहीं निकलती है और उस तरह के जो घर होते हैं उन मकानों को बोला जाता है ग्रीन हाउस। उन तरह के मकानों को क्या बोला जाता है बेटा? ग्रीन हाउस बोला जाता है। अब क्लियर है ग्रीन हाउस? अनिल कुमार, अनिल अब क्लियर है ग्रीन हाउस क्या होता है? बोलो। चलो ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में भी होता है कि जो सूर्य है, सूर्य से जो रेज आती है उनमें से कुछ तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ जो टेम्परेचर होता है, कुछ रेज होती है, उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और कुछ रेज को जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर इस तरह बढ़ना, ये बिल्कुल एक ग्रीन हाउस के जैसा इंपैक्ट है या नहीं है? ग्रीन हाउस के जैसा ही क्या है वहां पर? इंपैक्ट है, इफेक्ट है। इसीलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है वहां पर कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर क्या होता है? वहां पर जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और यह इफेक्ट एक ग्रीन हाउस के जैसा इफेक्ट है, इसीलिए इस इफेक्ट को बोला जाता है वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है वहां पर? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर है या नहीं है? बोलो। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है वहां पर? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है? अरे क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्यों है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है? CO2 जो गैस होती है वो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और हमारे अर्थ का टेम्परेचर इस तरह कंटिन्यूअसली बढ़ने का जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बोला जाता है वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है या नहीं है? बोलो, क्लियर है या नहीं है? क्या बोला जाता है इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोलो बेटा। लिखाया कुछ नहीं, अभी समझाया है बस। सब कुछ मैंने ओनली समझाया, लिखाया कुछ भी नहीं है। अब आता है कि ग्रीन हाउस जो होती है, ग्रीन हाउस, वहां पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वहां पर किस किस की वजह से होती है? वहां पर मैक्सिमम CO2, और उसके बाद क्या होता है वहां पर? CH4। उसके बाद जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वहां पर N2O। और उसकी वजह से उसके बाद क्या होता है वहां पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, वो किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से, CH4 की वजह से, N2O की वजह से और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। क्लियर है या नहीं है? बोलो, क्लियर है या नहीं है? अब इनके बारे में पढ़ते हैं। अब अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 के बारे में। जो CO2 रेज है वो क्या करती है? CO2 क्या करती है? वहां पर सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड होती है सूर्य से, क्या आती है वहां पर? इंफ्रारेड आती है। क्या आती है वहां पर? इंफ्रारेड किरणें आती है, इंफ्रारेड रेज आती है। और जो CO2 होता है वो क्या करता है? जो सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसकी वजह से वहां पे हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि यार ग्रीन हाउस में CO2 या ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में CO2 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लगभग कितना है? 57%।
या मैं बोल सकता हूं कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो मेनली किसकी वजह से होता है, वहां पर CO2 की वजह से होता है। क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है। यदि मैं एक डेटा बताऊं आपको, यदि अपन बात करते हैं वहां पर प्री इंडस्ट्रियल एरिया, प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जब अपनी इंडस्ट्रिया कम होती थी, तब यदि अपन बात करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम की बात करें, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 का लेवल था वो था वहां पर 280 ppm, 280 ppm। लेकिन 2017 का डेटा है मेरे पास, और 2017 में जो CO2 है उसका वहां पर कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में कितनी हो गई है, 407 ppm। तो आप सोच सकते हो कि पोल्यूशन बढ़ा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है या कम हुई है, बताओ। आप बताओ वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन जहां 280 थी, अब कितनी हो गई, 407। 2017 का डेटा है जो, तो ये 2022 का नहीं है। तो आप खुद बताओ मेरे को कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कम हो रही है, हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताइए आप लोग। हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, इससे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं मीथेन की। यदि अपन बात करें मीथेन की, इसी तरह मीथेन जो है, मीथेन की बात समझो। अब मीथेन की बात समझो आप। यदि मीथेन की बात करें तो मीथेन की जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता, क्या होती है, 25 टाइम ऑफ द CO2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग में CH4 का वहां पर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए इसके हिसाब से। तो आप बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता मेथेन की कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम ज्यादा होती है। तो इसके हिसाब से तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन मेथेन का ज्यादा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर CO2 का सबसे ज्यादा होता है, बताओ गलत बोल रहा हूं ना, अरे बोलो गलत बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। मैं तो एक तरफ तो बोल रहा हूं कि वहां पर मेथेन की इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता CO2 से ज्यादा होती है, और दूसरी तरफ बोल रहा हूं कि लेकिन कंट्रीब्यूशन CO2 का ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन CO2 का होता है। ऐसा क्यों, मेथेन का होना चाहिए बेटा, क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनवायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है और मेथेन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। मेथेन की कंसंट्रेशन क्या है वहां पर, बहुत ही कम है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। माना कि CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में 100 ppm है, ठीक है, और लेकिन CH4 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 1 ppm ही है। और यदि वह 25 टाइम भी वहां पर एब्जॉर्ब करेगा तो ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा, ओनली 25। लेकिन ये कितनी एब्जॉर्ब करेगा, 100 करेगा ना। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो समझ आया नहीं आया। क्लियर है यहां तक, क्लियर। चलो अब आगे बात करें। आगे अपन बात करें कि वहां पर फिर बाद में CH4 का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में कितना है। ग्लोबल वार्मिंग में CH4 का जो कंट्रीब्यूशन है ओनली कितना प्रतिशत है, 12% है। तो ग्लोबल वार्मिंग में
CH4 का जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली कितना प्रतिशत है वहां पर? 12% है। क्लियर? चलो आगे बात करें। आगे अगला जो आता है वो कौन आता है वहां पर? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला कौन आता है वहां पर? नाइट्रस ऑक्साइड। देखो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली कितना प्रतिशत है? 6% है। ग्लोबल वार्मिंग में नाइट्रस ऑक्साइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है वहां पर? 6% है। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता, किसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता? इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने की क्षमता CO2 की तुलना में 230 गुना होती है, 230 टाइम्स होती है। लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कम है, वही कंसेप्ट CH4 के साथ, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में क्या है वहां पर? कम है। क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है या नहीं है? अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्या आता है वहां पर? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताओ CFC। एक बार मेरे को बताओ CFC कहां से इमिट होती है, कहां से निकलती है? बताओ मेरे को सब लोग, आपको पता है क्या CFC कहां से निकलती है, कहां से इमिट होती है? CFC जो गैस है वो कहां से इमिट होती है, किसी को पता है क्या? CFC गैस कहां से इमिट होती है? सर कंसंट्रेशन थोड़ा बताइए, किसकी कंसंट्रेशन बतानी है? बेसिक क्या लिख रहे हो यहां पर? कितना? व्हीकल नहीं बेटा, व्हीकल नहीं। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एयर कंडीशनर से निकलता है। जो अपन AC यूज करते हैं ना, अपन रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रीज यूज करते हैं, हम AC यूज करते हैं, हम फ्रीज यूज करते हैं ना, वहां से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपके क्या करता है वहां पर? जो ओजोन है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को भी क्या करता है वहां पर? डैमेज करता है। ओजोन लेयर को भी क्या करता है वहां पर? डैमेज करता है। और इसका यदि अपन ग्रीन हाउस में कंट्रीब्यूशन देखे, ग्रीन हाउस में इसका यदि मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो इसका कंट्रीब्यूशन लगभग कितना होता है? 20 से 25% होता है। हाँ अनिल कुमार जी, अनिल बताओ किसका कंसंट्रेशन बात कर रहे हो बेटा? किसका कंसंट्रेशन बात कर रहे हो? मैं बताओ, उसका कंसंट्रेशन बता देता हूं आपको। किसका कंसंट्रेशन बात कर रहे हो? मैथेन की कंसंट्रेशन। मैथेन की कंसंट्रेशन अभी जो बात करें, मैथेन की कंसंट्रेशन अभी यदि बात करते तो वो कितनी है? लगभग 1750 ppm। ppb बिलियन है, बिलियन में है, 1750 बिलियन है ppb इस समय मैथेन की कंसंट्रेशन। और बोलिए, क्लियर है? और बोलिए, कंसंट्रेशन मतलब ही नहीं समझा। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब नहीं समझ आया। अरे दूध में कितना पानी है? जैसे आपके दूध में बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या? 1 लीटर दूध में यदि 100 ml पानी है, 1 लीटर दूध में यदि 100 ml पानी है तो पानी की कंसंट्रेशन मतलब दूध में पानी की क्वांटिटी कितनी है? दूध में पानी की क्वांटिटी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 1/10 मतलब 0.1। कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी कि मतलब 1 बिलियन में 1750 पार्ट किसके है? 1 बिलियन। मिक्सर की बात हो रही है? नहीं, मिक्सर की बात नहीं हो रही है। क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी चीज में कोई कितनी चीज है। जैसे 1 बिलियन कोई चीज है, 1 बिलियन गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर में 1 मिलियन गैस है, 1 मिलियन गैस है तो उसमें
300, यदि मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 340 340 पार्ट पर मिलियन, इसका मतलब है यदि 1 मिलियन पार्ट है तो 1 मिलियन में वहां पर CO2 कितना है, 340 या है तो वहां पर CO2 कितना है, CO2 कितना है वहां पर 1 मिलियन में 340 है, ये मतलब होता है। क्लियर है? अरे बोलो, अब तो क्लियर है। ठीक है, तो अगला जो इंपैक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है? अगली ग्लोबल वार्मिंग में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? वहां पर ओजोन का होता है। ओजोन, यदि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में यदि ओजोन प्रेजेंट है तो ओजोन की वजह से भी क्या होती है? वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्लियर है या नहीं है? बोलो बोलो, यहां तक क्लियर है? चलो पहले यहां तक लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो हेडिंग डालो यहां पर, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, लिखिए। देखो, क्लाइमेट चेंज climate change is a climate change is a long term change. Climate change is a long term change in the statistical distribution of weather over a period of time. ठीक है, ये भी लिख लो यहां पर, क्लाइमेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 365 वेदर। लिखिए। ठीक है, लिख लिया। अब डालो यहां पर साइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। डालो यहां पर साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साइन क्या क्या है? हायर टेम्परेचर, मोर थ्रोट, changing rain and snow pattern, melting glacier,
मेल्टिंग ग्लेशियर। ठीक है, लिखिए। और भी बहुत सारे इंपैक्ट हो सकते हैं। लिखिए आगे। अब हेड डालो यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप हेड डालो यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखो यहां पर, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए The greenhouse effect is a natural process that warm the earth's surface. ठीक है, that warm the earth surface when, देखो आगे, when sun's energy reach the earth surface, reach the earth's atmosphere, some of it is reflected back to the space and rest is absorbed by greenhouse gas. Rest is absorbed by greenhouse gases. The absorbed energy warm the atmosphere and surface of earth. ठीक है, अब ग्रीन हाउस क्या होता है उसके बाद लिखा देता हूं मैं यहां पर। ए ग्रीन हाउस इज ए transparent wall and roof in cold countries to provide adequate heat The solar energy
The solar energy penetrate the solar energy penetrate the solar energy penetrate the greenhouse. The solar energy penetrate the greenhouse, but penetrate कर सकती है, but is prevented from escaping thus heat remain जिससे heat remain within the greenhouse, keeping it warm. A similar effect, वो similar effect ही हो रहा था. A similar process keeping the atmosphere. A similar process keeping the atmosphere warm. Is therefore called greenhouse effect. Greenhouse effect. क्लियर है? लिख लिया यहां तक? बताइए. ठीक है, चलो अब एंड डालो यहां पर द मेजर ग्रीन हाउस गैस. एंड डालो यहां पर मेजर ग्रीन हाउस गैसेस. मेजर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, उसमें पहला लिखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2. पहला लिखो यहां पर CO2. इसके अंदर लिखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर लिखो कार्बन डाइऑक्साइड. और लिखो यहां पर CO2 एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज causing increase in the heat level. Thus the अगला पॉइंट लिखो the contribution of CO2 alone toward greenhouse
toward greenhouse effect is toward greenhouse effect is estimated about 57%. About 57%. ठीक है, ये लाइन और लिख लो यहां पर, अगला पॉइंट और लिख लो। द लेवल ऑफ CO2 the level of CO2 in atmosphere has increased from pre-industrial level of 280 ppm to about 407 ppm in 2017। ठीक है, अगला लिखो यहां पर, दूसरी जो गैस होती है वो कौन सी है वहां पर, मीथेन। दूसरी जो है वो कौन सी है वहां पर, मीथेन। लिखो, इसमें लिखो अंदर, इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब heat is about 25 times more 25 times more that of the carbon dioxide, carbon dioxide, but its concentration is small. Its concentration is small. ठीक है, आगे लिखो, the role of methane in greenhouse effect is about 12%. ठीक है, आगे लिखो, द मैथेन कंसंट्रेशन in atmosphere has become more than double, मतलब पहले से डबल हो गई है,
1750 पार्ट पर बिलियन, then its concentration during pre-industrial time. Pre-industrial times, ठीक है, लो बैक लो। ठीक है, आगे लिखिए नाइट्रस ऑक्साइड। आगे लिखिए यहां पर अगला तीसरी गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। देखो यहां पर its contribution for greenhouse effect is only is only 6%, but absorbing capacity is absorbing capacity is 230 times more than 230 times more than carbon dioxide. ठीक है, क्लियर है। अगला चौथा कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखो यहां पर द यूज ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन mainly take place in the industries that manufacture refrigerator, air conditioner, etc.
लिख लिया यहां तक। अगला अब देखो, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो वहां पर सूर्य से आने वाली किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन की खासियत बताता हूं मैं आपको। बाकी सब क्या कर रहा था, अपन ने तीनों गैस पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी, अपन ने मैथेन पढ़ी, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ी। तीनों की तीनों गैस क्या कर रही थी, जो कार्बन जो सूर्य से इंफ्रारेड आ रही थी उनको एब्जॉर्ब कर ली थी। लेकिन सीएफसी ऐसा नहीं करती है। सीएफसी क्या करती है बेटा, वहां पर अपन ने पढ़ा था ट्रोपोस हाइड्रोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होती है। पढ़ा था क्या अपन ने, बताओ मेरे को। हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर में एक ओजोन लेयर होती है। अब क्या करती है सीएफसी गैस, क्या करती है इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। इस ओजोन लेयर को क्या कर रही है, वहां पर डैमेज कर रही है। और इस ओजोन लेयर को डैमेज करने की वजह से सूर्य की जो यूवी रेज है वो हमारी धरातल तक आ रही है। यूवी जो रेज है वो हमारी धरातल तक आ रही है, और यूवी रेज हमारी धरातल तक आ रही है, उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वहां पर जो सीएफसी है, सीएफसी की वजह से सीएफसी वहां पर सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। सीएफसी क्या करता है, वहां पर यूवी रेज ओजोन लेयर को क्या करता है, डैमेज करता है, और इसकी वजह से वहां पर जो यूवी रेज है वो क्या जाती है, हमारी नीचे आ जाती है, और धरती का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ आई बात या नहीं आई, तो लिखिए यहां पर, ये लिखो, दिस गैस डैमेज द ozone. This gas damage the ozone layer. Damage the ozone layer that surround the globe and allow the short wave radiation, allow UV radiation, no UV rays, and allow UV rays to reach the surface of Earth, surface of Earth. Thus, increase of the temperature due to increase of temperature due to chlorofluorocarbon is not by absorbing of radiation, the solar radiation. ठीक है, मैंने रीजन भी लिखा दिया। बट बाई द punctuating ozone layer, ठीक है। अगली गैस क्या हो जाएगी यहां पर, ओजोन। एक और गैस होती है, वो कौन सी होती है वहां पर, ओजोन।
अगली कौन सी होती है वहां पर? ओजोन। ठीक है, देखिए यहां पर ओजोन एक्ट एज ए देखो ओजोन एक्ट एज ए ओजोन एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस ओजोन एक्ट एज ए ग्रीन हाउस गैस एट ग्राउंड लेवल। एट ग्राउंड लेवल एब्जॉर्बिंग some of infrared energy, absorbing some of infrared energy emitted by the earth। ठीक है, emitted by the earth। बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। अब ये मेरे को भी बता सकता है CO2 उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, कि सबसे ज्यादा CO2 कौन सी कंट्री उत्पन्न करती है, कौन सी कंट्री की वजह से CO2 इमिट होती है एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा। या मैं ये बोलूं कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा रोल किसका है? बताओ, बता सकता है कोई मेरे को? जीके का क्वेश्चन है ये तो। लिखिए, मैं लिखा देता हूं, लार्जेस्ट इमिटर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिखा देता हूं यहां पर, एंड डालो यहां पर लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यदि अपन पर पर्सन की बात करते हैं, यदि अपन पर पर्सन की बात करें, पर पर्सन तो पर पर्सन में वहां पर सबसे ज्यादा पहले नंबर पे जो आता है वो आता है वहां पर कटर। जो कटर है वहां पर क्या होता है? कटर में 39.7 टन्स ऑफ CO2 पर ईयर एक इंसान पैदा करता है। टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। और यदि यहां पर इंडिया का नंबर देखें तो आप चेंज हो सकता है, मेरे पास करंट डेटा नहीं है, आप खुद देख लेना पर पर्सन में इंडिया का नंबर कौन सा है। मेरे पास जो डेटा है वो 45वां नंबर था इंडिया का उस समय, लेकिन अब चेंज हो गया शायद। देखना एक बार गूगल करके, गूगल बाबा से पूछना एक बार इंडिया का क्या नंबर है। गूगल बाबा से पूछिए इंडिया का क्या नंबर है। लेकिन यदि अपन टोटल बात करें इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बात करें, अरे भैया कोई है यहां पर या नहीं है? सुन रहे हो मेरी बात को? मेरे को इंडिया का नंबर बताओ, इंडिया की रैंक कौन सी है पर पर्सन कार्बन इमिशन में? द रैंक ऑफ इंडिया इन कार्बन इमिशन, रैंक ऑफ इंडिया इन कार्बन इमिशन। बताओ देख के।
नहीं पता देख के बताना है ना गूगल पे। मेरे को देख के बताना। और इन टर्म्स ऑफ द यदि अपन क्वांटिटी में बात करें तो चाइना की पहली रैंक है। ये मेरे पास पुराना डेटा है, पहले ही बोल रहा हूं, नया डेटा आप बताओगे नहीं। अब तो 8वीं रैंक है टोटल में तो। नहीं नहीं, गलत है। आप देख के बताओगे मेरे को इसकी सही रैंक। चाइना की पहली रैंक है 26%। और यहां पर मेरे पास जो डेटा है उसमें इंडिया की 4th रैंक है। इंडिया 4th रैंक पे है। ये भी वहां पर करंट डेटा नहीं है, आपको देख के बताना है। ये भी आपको मेरे को देख के बताना, आपके लिए होमवर्क है ये। कल मेरे को बताओगे 2023-22 का डेटा। ठीक है, अगला टॉपिक डालो। क्लियर है यहां तक? ग्रीन हाउस क्लियर है। अब डालो यहां पर कार्बन फुटप्रिंट। अब डालो यहां पर कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट 8 है ना? हाँ, फिर भी देख के बताना मेरे को कंफर्म। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? देखो, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि जो इंसान है, ह्यूमन है, कि एक इंसान वहां पर अपनी ह्यूमन एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए वहां पर कितनी ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कितनी ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। कोई भी इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए कितनी ग्रीन हाउस गैस इमिट करता है, और उस ग्रीन हाउस गैस को अपन CO2 की टर्म में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, और उसी को बोला जाता है वहां पर कार्बन फुटप्रिंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, माना मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरी वजह से कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, मैं बाइक चलाता हूं, उसकी वजह से, सबकी वजह से जो CO2 निकलती है, और वो CO2 निकलती है, या वहां पर जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, CO2 नहीं, मैथेन भी, CFC भी, N2O भी, जो भी वहां पर ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो भी वहां पर ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसको अपन CO2 की टर्म में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, और उसी को बोला जाता है वहां पर कार्बन फुटप्रिंट। उसी को क्या बोला जाता है वहां पर? उसको बोला जाता है वहां पर कार्बन फुटप्रिंट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या हुआ? कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? अरे बोलो। नहीं समझ आया? अरे वाह मेरे वीर। जैसे आप वहां पर गाड़ी चला रहे हो, आप वहां पर AC यूज कर रहे हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज है, उस पे माना कि आपने 100 ग्राम माना कि आपने ग्रीन हाउस गैस जनरेट करी। माना कि आपने क्या करी वहां पर? 100 ग्राम ग्रीन हाउस गैस जनरेट करी, ठीक है, इमिट करी। अब ये जो 100 ग्राम ग्रीन हाउस गैस है, वो माना कि x ग्राम CO2 के बराबर है। किसके बराबर है वहां पर? x ग्राम CO2 के बराबर है। और जो x ग्राम CO2 है उसी को बोला जाता है कार्बन फुटप्रिंट। उसी को क्या बोला जाता है वहां पर? कार्बन फुटप्रिंट। यदि जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में वहां पर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा जनरेट करी, मतलब वहां पर कार्बन फुटप्रिंट उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। और यदि किसी का कार्बन फुटप्रिंट कम है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका पोल्यूशन क्या है? वहां पर कम है। समझ आई बात या नहीं? तो जो अपन पूरी की पूरी गैसेज होती है उसको अपन ये नहीं बोलेंगे कि यार इतनी मैथेन जनरेट कर रहा है, इतनी CFC जनरेट कर रहा है, इतनी ओजोन। अपन उन सबको क्या करते हैं? CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है वहां पर कार्बन फुटप्रिंट। क्लियर है अब तो? चलो लिख लीजिए, लिख लीजिए कार्बन फुटप्रिंट को।
A carbon footprint is defined as a carbon footprint is defined as the total amount of greenhouse gas produced directly or indirectly to support human activity usually express in equivalent term of tons of carbon dioxide. ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। द कार्बन फुटप्रिंट is very powerful tool to understand the impact of person's behavior personal behavior on हाँ बिल्कुल ये बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो अंकित, अनिल कुमार, बिल्कुल आप बोल रहे हो, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बोल सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ पर्सनल बिहेवियर ऑन ग्लोबल वार्मिंग, पर्सनल बिहेवियर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ठीक है। अब एंड डालो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग, अब डालो यहां पर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ग्लोबल, बेटा बैक नहीं हो पाएगा, स्लो स्लाइडिंग चली गई, बोर्ड हैंग हो गया था ना। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा यदि मैं मतलब देखूं तो क्या हो जाएगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना। ग्लोबल वार्मिंग का यदि मैं सिंपल सा मीनिंग देखूं तो सिंपल सा मीनिंग है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्लियर है, क्लियर है, तो लिख लीजिए यहां पर ग्लोबल वार्मिंग इज एन average
is an average increase in temperature, average increase in temperature of the atmosphere, of the atmosphere near the earth's surface and in the troposphere. ठीक है, मैं एक डेटा लिखा रहा हूं, डेटा है बस आपके लिए। बिफोर pre-industrial revolution, average temperature of earth was 15 degrees centigrade, but currently, लेकिन पहले जो एवरेज टेम्परेचर था वो कितना था, 15 डिग्री। बट करंटली इट इज 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? नहीं है? अब डालो आप इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? अब इफेक्ट क्या क्या है बताओ मेरे को। पहला तो टेम्परेचर ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब ये तो आपको सबको पता है इफेक्ट क्या क्या है, बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है क्या? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहला तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। पहला क्या हो रहा है यहां पर, टेम्परेचर इंक्रीज। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है। अब अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, स्नो पिघल रही है। अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रही है, वहां पर जो स्नो है वो क्या हो रही है, वहां पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, सी का लेवल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सी लेवल हैज बीन रेज, लिख लो यहां पर। दूसरा, सी लेवल हैज बीन रेज बाई, sea level has been raised by 1 to 2 mm, 1 to 2 mm per year, 1 to 2 mm per year during 20th century, during 20th century। और इट इज प्रेडिक्टेड, मैं ये भी लिखा देता हूं, इट इज प्रेडिक्टेड दैट, ये प्रेडिक्ट किया हुआ है, प्रेडिक्टेड, इट इज प्रेडिक्टेड दैट बाय द ईयर 21,000 द ग्लोबल मीन लेवल कैन इंक्रीज बाई the global mean sea level
increase up to 0.88 meter over the 1990 level. ठीक है, अगला जो फ्लोरा एंड फोना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो शिवन मुंकर भी, फ्लड आने के चांस बढ़ रहे, फ्लोरा एंड फोना वुड बी एडवर्सली अफेक्ट। तीसरा, फ्लोरा एंड फोना इज एडवर्सली अफेक्टेड, तीसरा, सडन चेंज इन द क्लाइमेट, फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, sudden change in climate, formation of cyclone, in climate, formation of cyclone एक्सेट्रा। ठीक है, ये बहुत सारे इंपैक्ट एक्सेट्रा भी, बहुत सारे एक्सेट्रा भी आ सकते हैं, एक्सेट्रा लिख देता हूं बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बोलो। तो आपका ग्लोबल वार्मिंग कंप्लीट होता है। अब आएगा ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन और वाटर पोल्यूशन। 3-4 टॉपिक बच रहे बस आपके। तो 26, 27, 28 3 दिन की क्लास हो रहेगी आपकी बस, है ना? और आपका बेसिक एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बेटा 3 स्लाइड है, क्या स्क्रीनशॉट लोगे? चलो कल मिलते हैं अपन सेम टाइम। ओके, बाय बाय।